सो हेलो गर्ल्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। हम लोग नए सीरीज 75 स्मार्ट चैलेंज की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं होल सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जैसे कि आपकी जैसे पढ़ाई चल रही है, हर एक क्लास वैसे ही कंडक्ट होंगी और टोटली आपको पूरा रिवीजन कराया जाएगा हर एक टॉपिक से रिलेटेड। और ये यहाँ पर जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं वो मद्देनजर ये रखते हुए कि ताकि आपका स्कोर 95 प्लस हो जाए, 95 प्लस आप करके स्कोर आए। तो यहाँ पर हम हर एक छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े जो भी आपका डाउट होगा उन सब को क्लियर किया जा रहा है थ्योरी से पहले। और थ्योरी के बाद हम लोग इन पे एक एक चीज बात करेंगे और वो है क्वेश्चन सीरीज में, जहां पर हम लोग PYQ भी देखेंगे। तो ये 75 स्मार्ट चैलेंज आपके लिए बेहतरीन हो सकता है यदि अगर आप इन दिनों फोकस होकर पढ़ाई कर लें। अगर एक एक चीज आप ऐसे ही जैसे समझाया जा रहा है पूरे इस लेक्चर के रिगार्डिंग आप फोकस होकर बैठ जाएं तो एक एक चीज आपको समझ में आएंगी और एक एक टॉपिक आपका बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। अगर आपने कहीं पढ़ रखा है तो फटाफट रिवाइज करिए और एक एक चीज को समझते हुए चलिए। आज हम स्टार्ट करने वाला है केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स, जो कि बच्चों का ये एक बड़ा विधवत ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चे एकदम कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये चैप्टर कैसे करेंगे। कोई लोड नहीं ले रहा है, आसानी से एक एक चीज को देखेंगे, एक एक चीज को समझाएंगे हम। जो भी आपको कंफ्यूज लगे या कंफ्यूज करे उन सब चीजों को आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, उस पर भी कवर करके आपको पूरा एकदम A to Z क्लियर करके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। जहां पर डाउट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और ये चैप्टर बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो आइए देखते हैं ये चैप्टर को कैसे पढ़ना है और क्या क्या चीज समझना है। तो हम लोग बात करने वाले हैं जो इस चैप्टर में, वो जो चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले बेटा वो है केमिकल काइनेटिक्स। क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी। क्या बोलते हैं? रासायनिक बलगतिकी। अब इस चैप्टर के रिगार्डिंग अगर हम बात करें कि इसको रासायनिक बलगतिकी को परिभाषित करना हो, जैसे मान लो कि आप पढ़ रहे हो, आपके भैया या कोई भी सीनियर पर्सन आपसे ये पूछ दे कि रासायनिक बलगतिकी को कैसे आप परिभाषित करोगे, तो आप बोलोगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग हम लिख रहे हैं कि पहली बात अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, और दूसरा अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। और तीसरा बेटा, सही पकड़े हो, पकड़े रहिए, अभिक्रिया की क्रियाविधि। क्या बोलेंगे? अभिक्रिया की क्रियाविधि, अभिक्रिया की क्रियाविधि। समझिएगा, अगर आपसे कोई पूछ दे कि रासायनिक बलगतिकी चैप्टर आखिर है क्या, तो आप बताओगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाए, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है ना। अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाए उसे क्या बोलेंगे? रासायनिक बलगतिकी। अब इसी के रिगार्डिंग इस चैप्टर को अंत करेंगे। हालांकि यही तीन बात अगर हम डिटेल पढ़ लेंगे तो यही चैप्टर का सार है और यही चैप्टर का अंत है। तो अगर हम इन चीजों को देख लिए तो इस चैप्टर का अंत यहाँ पर हो जाएगा। तो हमने ये चीज तो आपको समझा दिया कि इस अभिक्रिया में यहाँ बोलेंगे इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो कुल मिला जुला के आपको दिमाग में रखना है कि अभिक्रिया का वेग पढ़ना है, अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने हैं, और तीसरा अभिक्रिया की क्रियाविधि पढ़नी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे वो है अभिक्रिया का वेग। तो फटाक से हेडिंग डालिए, आप लोग भी डालिए। तो लिखेंगे अभिक्रिया
कि वेग के आधार पर, अभिक्रिया की वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, देखो ईयर लॉन्ग क्लासेस तो नहीं हो सकती, ईयर लॉन्ग के तरीके से नहीं होती, हो सकती, परंतु कोशिश हम करेंगे कि हर एक तथ्य को आपको समझाएं। देखो अभिक्रिया की वेग के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रिया की प्रकार होंगी वो आपको पढ़नी है। वो है अति तीव्र अभिक्रिया। पहला क्या है? अति तीव्र अभिक्रिया, अति तीव्र अभिक्रिया। और दूसरा जो है वो है माध्यम गति अभिक्रिया। क्या है? माध्यम गति अभिक्रिया। अति तीव्र अभिक्रिया पहला, और दूसरा क्या हो गया? माध्यम गति अभिक्रिया। और तीसरा अति धीमी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको? अति धीमी अभिक्रिया। मतलब कि खास बात आपको यह ध्यान रखना है कि माध्यम गति अभिक्रिया, अति तीव्र अभिक्रिया और अति धीमी अभिक्रिया, मतलब अभिक्रिया के जो 3 प्रकार होंगे। किसके आधार पे? अभिक्रिया की वेग के आधार पे। और वेग कैसे डिसाइड की जाएंगी? वो ऐसे डिसाइड की जाएंगी कि तुरंत अभिक्रिया हो जाए, या अभिक्रिया को कुछ समय लगे, या अभिक्रिया को कुछ कंप्लीट होने में अभिक्रिया को कुछ साल, महीने या कुछ ज्यादा घंटे लगे। जैसे अगर हम बात करें कि अति तीव्र अभिक्रिया में हम बात करते हैं, जब अति तीव्र अभिक्रिया की तो हम कहते हैं आयनिक अभिक्रिया। इसका एग्जांपल क्या होता है? आयनिक अभिक्रिया। और आयनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं? अगर आयनिक अभिक्रिया की बात करें तो पलक झपकते ही ये अभिक्रिया क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। जैसे हम यहाँ पर अगर बात करें तो हम कहेंगे कि अति तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? आयनिक अभिक्रिया। क्या है? आयनिक अभिक्रिया। सर इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे? तो डेफिनेशन ऐसे बोलिएगा, वे अभिक्रिया जो पलक झपकते ही पूर्ण हो जाती हैं, या कहें कि समय का ज्यादा गैप नहीं होता या लैग नहीं होता, उस अभिक्रिया को अति तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। और उदाहरण में जो है आयनिक अभिक्रिया, और आयनिक अभिक्रिया में अगर हम बात करें तो NaCl और NaCl जो है विघटित तो हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में, और ये अभिक्रिया आयनिक अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट जो है माध्यम गति अभिक्रिया। माध्यम गति अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया? मॉडरेट रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं स्लो रिएक्शन, धीमी अभिक्रिया। सर अति धीमी और धीमी में क्या अंतर है? धीमी मतलब कि कुछ समय, सेकंड लगेंगे, कुछ मिनट लग सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? स्लो अभिक्रिया या माध्यम गति अभिक्रिया। और इसका उदाहरण होता है बेटा आणविक अभिक्रिया। क्या होता है? आणविक अभिक्रिया। तो जहां भी आणविक अभिक्रिया, मॉलिक्यूलर रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ मॉडरेट रिएक्शन या स्लो स्टेप रिएक्शन या स्लो रिएक्शंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं अति धीमी अभिक्रिया, वेरी स्लो। वेरी स्लो मतलब हम जब बात करते हैं कि इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में महीने या साल लग जाते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, है ना, लोहे पर जंग लगना, ये कैसी अभिक्रिया है? ये अभिक्रिया अति धीमी अभिक्रिया है ना, लोहे पर जंग लगना, ये लेकिन एक अभिक्रिया है। तो हमने बात किया कि अभिक्रिया की वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। तो पहला हो गया अति तीव्र अभिक्रिया, दूसरा हो गया मॉडरेट रिएक्शन जिसको हम बात करते हैं कि माध्यम गति अभिक्रिया, और तीसरा हो गया अति धीमी अभिक्रिया। तो ध्यान रखिएगा। और रही बात कि सर इन तीनों अभिक्रियाओं में हम किसकी बात करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, तो वो है हमारी मॉडरेट रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं
स्लो रिएक्शन या हम बोले कि धीमी अभिक्रिया या माध्यम गति अभिक्रिया, अति धीमी अभिक्रिया और अति तीव्र अभिक्रियाओं को यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं करते और इसकी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत नहीं की जाती। केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत जिस रिएक्शन की स्टडी की जाती है वो है मॉडरेट रिएक्शन या उसी का दूसरा नाम स्लो रिएक्शंस। वास्तव में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अति तीव्र और अति धीमी अभिक्रिया को बस यहाँ ध्यान रखना है। इसके आगे उस पर कोई चर्चा इस चैप्टर के अंतर्गत नहीं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अभिक्रिया का नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है वो है अभिक्रिया का वेग या दर लिखना, है ना। अभिक्रिया की वेग या दर की बात करना। तो अगर हम बात करें तो इसको डिफाइन किया जाए तो हम कहेंगे कि एकांक समय में, क्या बोलेंगे, लिख दे क्या यहाँ पे, लिख रहे देखिए ध्यान से, एकांक समय में किसी अभिक्रिया में एकांक समय में किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता व उत्पाद की सांद्रता, में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन उस अभिक्रिया का वेग या दर कहलाता है। ये डेफिनेशन याद रखिएगा, क्या लिखा हमने कि एकांक समय में किसी अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता, अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। अब समझिएगा यहाँ पे, जैसे मान लो हम कह रहे हैं ये ए और ए से बी बना, है ना। तो ये ए जो है ये रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट है, और बी क्या है, प्रोडक्ट, बी क्या है, प्रोडक्ट। ए रिएक्टेंट है, अभिकारक, और बी क्या है, उत्पाद। अब कुछ समय मान लो t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे इसकी सांद्रता ए रही होगी, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 11 की बात है। अच्छा, कुछ समय पश्चात इसकी सांद्रता में परिवर्तन आएगा और इसकी सांद्रता के परिवर्तन को समय के सापेक्ष व्यक्त करना अभिक्रिया का वेग अथवा दर कहलाता है। बेटा इसको आर से लिखते हैं, किससे लिखेंगे, आर इज इक्वल टू माइनस प्लस क्या लिखेंगे, सांद्रता परिवर्तन बटे लगा समय या समय अंतराल। आर को हमने क्या बोला, अभिक्रिया का वेग अथवा दर, है ना। और हमने क्या बोला, अभिक्रिया की दर अथवा अभिक्रिया की वेग अथवा दर के लिए हमने कहा कि जो अभिक्रिया है उसमें अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होगा समय के सापेक्ष। तो जो परिवर्तन होगा उसको व्यक्त किया जाएगा और बोला जाएगा अभिक्रिया की दर अथवा वेग। अब यदि अगर हम कहें ये जो रिएक्शन है वो ए से बी में गया है और इसकी सांद्रता को व्यक्त करना, तो हम कहेंगे सांद्रता परिवर्तन या सांद्रता को व्यक्त किया जाता है बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखकर। हम कहेंगे ये ए की सांद्रता और
यहां पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, v की सांद्रता। अब इन दोनों अभिकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रता में परिवर्तन हुआ है समय के सापेक्ष। तो दोनों के लिए अभिक्रिया की दर, या हम बोले दोनों के लिए वेग या दर लिखा जाएगा। जैसे पूरी अभिक्रिया की बात की जाएगी तो बोला जाएगा अभिक्रिया की दर अथवा अभिक्रिया की वेग। जो समय के सापेक्ष खत्म हो रहा है वो अभिकारक है। तो हमने लिखा है ऋण धन, यहां पर देखो लिखा है ऋण और धन। इसका मतलब है कि जो खत्म हो रहा है, जिसकी सांद्रता परिवर्तन समय के सापेक्ष खत्म हो रही है, उसको ऋण के साथ व्यक्त करिए। और जो सांद्रता जो है बढ़ रही है समय के सापेक्ष, उसको धन के साथ। हम जानते हैं, इस बात को आप पढ़ रखे हो, एकदम अच्छे से आपको आता है कि जो अभिकारक होती है, अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन में लगातार समय के सापेक्ष आप अभिकारक जो है खत्म होता जाता है और उत्पाद बनता जाता है। तो बेटा यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस सांद्रता में परिवर्तन डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए अपान डी टी, है ना, लगा समय। अब ये बराबर होगा, जितना परिवर्तन हुआ होगा निगेटिव में उतना बराबर हुआ होगा ये पॉजिटिव में। तो क्या लिखेंगे, डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपान डी टी। लेकिन इसमें एक खास बात आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप इस चीज को लिख ले रहे हो तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर मोल्स के साथ अगर बोला जाए इतना मोलिए इतना मोलिए, तो इसकी अभिक्रिया का वेग अथवा दर लिखिए। फॉर द एग्जाम्पल, यहां पर देखिए एग्जाम्पल में देखिए बाबू, अगर आप ये चीज समझ जाएंगे तो आप बेहतरीन क्वेश्चंस, क्योंकि ऑप्शनल में यही क्वेश्चन दे दिया जाता है, जो 4 ऑप्शन क्वेश्चन होंगे कि इस अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया की वेग लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, सपोज दैट कि मेरे पास है, यहां पर हम दे दें N2 प्लस 3H2, है ना, गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया NH3। और ये देने के बाद हम आपसे चिल्ला चिल्ला के पूछे कि बेटा इसका अभिक्रिया का दर अथवा वेग ज्ञात करिए, मतलब कि फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शंस। हम यहां पर क्या लिखेंगे, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन ROR, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग ज्ञात करिए। तो आप कहोगे सर अभी आपने पढ़ाया है, इस अभिक्रिया का दर अथवा वेग लिखने के लिए समय के साथ इसके परिवर्तन को व्यक्त किया जाता है, जिसमें अभिकारक निरंतर खत्म होगा तो निगेटिव से व्यक्त करेंगे और उत्पाद बनता जाएगा तो उसे पॉजिटिव से व्यक्त करेंगे। मैंने कहा वाह शाबाश। तो अब लिख के बताइए, तो आप लिखोगे, कहोगे दर इज इक्वल टू माइनस, अब देखो इसके आगे कुछ तो नहीं है, इसके आगे 3 है तो लिखना 1/1, कुछ नहीं है तो 1 होता है, कंसंट्रेशन डी कंसंट्रेशन ऑफ N2, है ना, अपान dt, है ना। अब देखना ये 80 नहीं बेटा, ये dt है, इज इक्वल टू, अब 3H2 के लिए लिखेंगे तो -1/3, जो दिया हो उसको अपान में ले लेंगे, है ना, 1/3 कंसंट्रेशन ऑफ, परिवर्तन कैसा, सांद्रता के साथ सांद्रता में परिवर्तन, तो कहेंगे H2। अब सांद्रता को व्यक्त करने के बाद नीचे dt, बस इज इक्वल टू, अब ये प्लस में 1/2 d कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपान dt। क्या समझ में आ रहा है चीज, हमने क्या किया, इस अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन मैंने लिख दिया, अभिक्रिया का दर लिख दिया, है ना। कितना आसान है, जरा मुझको ये बतलाना, जरा ये गाना गा के तुम देखा, है ना, आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो ये तो हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिए, लेकिन एक टॉपिक पढ़ना होता है, वो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को 2 प्रकार से व्यक्त करते हैं, है ना। या हम बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को 2 प्रकार से व्यक्त करते हैं, एक औसत वेग और एक ताक्षणिक वेग।
तो अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपको लिखना सिखा दिए हम। अब एक छोटा सा हिंट डालिएगा। देखो, चूंकि ये रिवीजन क्लास है, तो हम छोटी छोटी चीजों पर भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा कम समय देते हुए हम भागते हुए चलेंगे। औसत वेग, और इधर लिख लो तात्क्षणिक वेग, है ना, तात्क्षणिक वेग। औसत का मतलब क्या होता है समझिए। औसत का मतलब होता है कि यहां से लेकर, मतलब आप जहां हो बैठे हो वहां से लेकर आप अपनी नानी के घर चले जाओ। सर मैं तो अपने नानी के घर ही बैठा हूँ, क्या कमाल की बात है, शानदार। ठीक है, मैं तो छुट्टियां मनाने आया था घर पे, नानी के यहाँ बैठा हूँ, है ना, शानदार। तो अपने घर चले जाओ। जब जाओगे तो घर वाले पूछेंगे कि मोटरसाइकिल तेज तो नहीं चलाया हो, क्योंकि बस ज्यादा नहीं, 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हम भागते हुए आए। तुमने मीटर में बताया, अगर ये किलोमीटर बता तो यही बोलते, 40 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से हम चलते हुए आए। बेटा ये जो आप बता रहे हो ना, ये औसत, औसत है। अब वो कौन बताएगा कि तुम पनवाड़ी की दुकान पर रुके थे और सिगरेट फूके थे? हम बताएंगे, है ना। वो बताना तात्क्षणिक हो जाता है। हर एक छोटे से छोटे इंटरवल पर, छोटे से छोटे समय पर अभिक्रिया की वेग की व्याख्या तात्क्षणिक कहलाती है, तात्क्षणिक वेग कहलाती है। जबकि एक औसत निकाल देना, ऑन एन एवरेज पे बात करना, उसको हम बोलते हैं औसत वेग। तो औसत वेग के लिए यदि अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे औसत वेग बराबर, लिखेंगे अभिक्रिया की सांद्रता में हुआ परिवर्तन। क्या लिखेंगे? अभिक्रिया में, अभिक्रिया की सांद्रता में हुआ परिवर्तन, है ना, अपान, अपान, है ना, परिवर्तन में लगा समय। लगा समय, ये आपके औसत वेग की गणना कर देगा। और औसत वेग जो होता है ना वो आसानी से लिखा जा सकता है। और औसत वेग को लिखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर, अभी हम तात्क्षणिक को मिटा दें, तात्क्षणिक को यहाँ पर जगह नहीं दे पा रहे हैं हम, ठीक ना, तो तात्क्षणिक को हम नीचे जगह देंगे। जगह तो जरूर देनी पड़ेगी। अगर हम बात करें कि औसत लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे ऐसे, जरा ध्यान से देखिएगा, प्यारा सा चीज है। अगर मान लो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें मान लो कि टी बराबर, T1 बराबर 1 पे ये R1 है, तो ये P1 हो जा रहा है। और T2 बराबर T पे जो समय लग रहा है, ये T1 बराबर T और T2 बराबर T पे, ये R2 से ये P2 हो जा रहा है। अब जो एवरेज निकालेंगे, औसत निकलेगा, वो क्या हो जाएगा? V एवरेज, यहां बोले R एवरेज, यही लिखेंगे ना, R एवरेज इज इक्वल टू, अब अगर रिएक्टेंट की लिखें तो रिएक्टेंट की लिखेंगे माइनस डेल्टा R बटे डेल्टा T। अगर यही बात प्रोडक्ट के लिए लिखते तो क्या लिखते? R एवरेज इज इक्वल टू प्लस डेल्टा P अपान डेल्टा T, है ना। कोई दिक्कत तो है नहीं, आसान से बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, शानदार। अब अगर हम बात करें कि तात्क्षणिक लिखना हो, तो सर तात्क्षणिक लिखना हो तो क्या करेंगे हम कहेंगे अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात चले, या हम बोले कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी क्यों बोल रहे हैं हम, वेलोसिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर हम तात्क्षणिक अभिक्रिया की वेग का बात कर रहे हैं, और तात्क्षणिक अभिक्रिया की वेग आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, अगर मान लो कि मैं रिएक्टेंट का लिख रहा हूं बेटा, तो रिएक्टेंट का लिखूंगा, हर एक समय अंतराल पर बात हम करेंगे, तो हम कहेंगे यहां पर लगाएंगे माइनस, और पहले लिखेंगे लिमिट, क्या लिखेंगे? लिमिट। फिर लगाएंगे डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब समय को बहुत छोटा किया गया है।
और उसके बाद लिख देंगे यहां पर dr बाई dt, है ना। और इस प्रकार हम यहां से ये बोलेंगे, ये तात्क्षणिक अभिक्रिया का, या हम बोले कि किसी अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग अभिकारक का हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बेटा उत्पाद लिखना हो तो लिखेंगे आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और लिखेंगे डीपी अपान dt। वो डीपी नहीं जो तुम डीपी लगाते हो, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे लाला, समझे, ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये सब चीजें बेहतरीन है, इन सब चीजों को ध्यान रखते चलना है, ठीक है। और एक और बात हम बोल रहे हैं कि ताक्षणिक अभिक्रिया है, वेग को समझना जरूरी है और समझ के लिखना जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, क्या ये बातें सब समझ में आ गई हूं तो कमेंट में लिखना यस सर, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, अभिक्रिया का वेग या दर नियम व्यंजक, दर नियम व्यंजक। देखो मैं उधर खड़ा हूं, मैं हट जा रहा हूं, मेरे लाल तुम लिख लो, लिखना जरूरी है। अभिक्रिया का वेग या दर नियम व्यंजक। जब अभिक्रिया का वेग या दर नियम व्यंजक लिखते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि जो अभिक्रिया का दर है या अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। जो अभिक्रिया का दर है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम लिख दें क्या, देखो यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आर ओ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक, क्या होता है, अभिकारक। कंसंट्रेशन मतलब होता है सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है, ठीक है। अब इसको समझेंगे कैसे, ये तो हमने तो लिख दिया, लेकिन आपको समझाना भी तो है मेरे लाल। तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन लेंगे, रिएक्शन लेते हैं तो हम रिएक्शन में लेंगे ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। और बेटा मुझे प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, जब मैं अभिक्रिया का दर नियम व्यंजक लिखूंगा तो मुझे प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। हम कहेंगे इसका आर ओ आर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कि ऊपर हम लिखे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब ए का कंसंट्रेशन एंड बी का कंसंट्रेशन, है ना। हम कहेंगे कि जो अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। और ये जो समीकरण लिखते हैं, ये जो दिखा जाता है, इसी को बोलते हैं अभिक्रिया का दर नियम व्यंजक। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। सर एक चीज ये बताइए, बिल्कुल बताएंगे, मेरा फर्ज है बताना। अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, बेटा का लिख देना, का लिखना के, तो काका नहीं के, है ना। और इसको बोलते हैं साम स्थिरांक, है ना, या दर नियतांक, क्या बोलेंगे, दर नियतांक। और जैसे कि तैसे छाप दो कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये जो निकल के आया, जो हम लिखे हैं बड़े प्यार से डब्बे में बंद किए हैं ना, इसी को बोलते हैं दर नियम। ऐसे प्राप्त करना हम इसको बोलते हैं दर नियम व्यंजक। कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। 1 मिनट का लैग आएगा और उस लैग में मैं थोड़ा सा परिवर्तन करने वाला हूँ कुछ चीज।
लैक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आसान था। तो हमने क्या किया कि रेट ऑफ रिएक्शन, अच्छा ये लैक उन्हीं को दिखेगा जो यहां तक आएंगे, जो यहां से पहले रहेंगे वो तो असली लाभ पाए ही नहीं। असली लाभ तब मिलता है जब आप अंत तक आते हो, और अंत का सफर मजेदार होता है मेरे दोस्त। तो अंत तक बने रहिए। जो अंत का सफर अंत तक गुजरता है वो बहुत कुछ का मजा लेता है। हालांकि मैं आनंद नहीं कहूंगा क्योंकि आप मुझे नहीं पाओगे, है ना। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए एक एग्जाम्पल के रूप में आपको हम समझाते हैं, एक एग्जाम्पल लेके समझा, जैसे समझिएगा। अगर हम कहें कि दर नियम व्यंजक हमको प्राप्त करना है, तो मैंने एक रिएक्शन लिया था, उसी को लेके चलते हैं। N2 प्लस 3H2 gives 2NH3, है ना। और अगर इससे हम कह दें कि हमको लिखना है रेट लॉ, हम लिखेंगे फाइंड रेट लॉ, रेट लॉ इसको बोलते हैं दर नियम। और दर नियम को प्राप्त करने के लिए हमने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट। तो यदि इसके लिए लिखेंगे तो हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू के, क्योंकि हम दर नियतांक के का बात कर रहे हैं। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो दर नियतांक के लाएंगे, के एंड कंसंट्रेशन ऑफ हो जाएगा N2, है ना। अब कुछ नहीं है आगे, तो घातांक इसके एक लिख देना। देखो नहीं है तो, अगर है तो H2 और H2 की पावर 3, ये सांद्रता को व्यक्त किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर जो प्राप्त हुआ इसको बोलेंगे, जो नियम ये प्राप्त हुआ इस नियम से, इसको हम बोलेंगे दर नियम। क्या बोलेंगे? दर नियम या दर नियम व्यंजक, रेट लॉ। इस रिएक्शन की ये रेट लॉ। अब ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, आप करिएगा। मेरा क्वेश्चन देना फर्ज है, आप लगाएं या ना लगाएं ये आप पे निर्भर करता है। इस चीज को लगा लीजिएगा, और यदि लगा लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो जरूर सीखने को मिलेगा। मेरा यही प्रयास है कि आपको कुछ ना कुछ मैं सिखा के जाऊं, और आपके जीवन में मेरा कुछ योगदान हो, है ना। इसी के लिए एक टीचर बस तड़पता रहता है कि मैं अपने शिष्यों के जीवन में कुछ उजाला ला दूं, है ना। मेरा योगदान आपके जीवन में हो और आप एग्जाम में अच्छा करके आए। तो दो चीज हम आपको लिखने के लिए बोलेंगे, फाइंड ROR एंड रेट लॉ, है ना, रेट। आप दो चीज में फाइंड करिएगा, प्राप्त करिएगा, एक रेट ऑफ रिएक्शंस एंड दूसरा रेट, है ना। अब कुछ टेक्निकल एरर की वजह से प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट इस टॉपिक को, जो टॉपिक हमारे बचे हुए हैं फटाफट देख लिया जाए उनको। तो जैसे कि हमने बात किया था कि फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शंस एंड रेट लॉ, हमने ये क्वेश्चन अभी दिया है आपको, आप देखिए ये क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, ठीक ना। और कमेंट में आप इसको जरूर लिखिएगा कि हुआ है या नहीं। इसका कैसे रेट ऑफ रिएक्शंस लिखेंगे, रेट लॉ कैसे लिखेंगे। अगर आप पर्सनली इसको हमारे पास कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप दिए हुए लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है व्हाट्सएप पे, आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, और जो भी डाउट है वो वहां पर हम कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमको नेक्स्ट जो देखना है, हेडिंग लगाइए फटाक से। तो हम बात करते हैं अभिक्रिया की क्रियाविधि के आधार पर, अभिक्रिया की क्रियाविधि के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, या हम बोले कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं मोटी सी हेडिंग को, आप भी लगाइए फटाफट। तो हम लिखेंगे अभिक्रिया की क्रियाविधि, है ना, अभिक्रिया की क्रियाविधि के आधार पर, आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है।
तो हम लोग बात करने वाले हैं कि जो अभिक्रिया की क्रियाविधि होगी, उस क्रियाविधि के आधार पर अगर हम बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि क्रियाविधि के आधार पर मुख्य दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हम बात करें, यहाँ पर लिखेंगे दो प्रकार की दो प्रकार की दो प्रकार की अभिक्रिया को हम पढ़ेंगे। दो प्रकार की अभिक्रिया होती है क्रियाविधि के आधार पर। एक जो एक ही चरण में पूर्ण हो जाए उसे हम बोलते हैं प्राथमिक, क्या बोलते हैं, प्राथमिक अभिक्रिया। और जो एक से अधिक चरण में पूर्ण हो तो उसको बोलते हैं जटिल अभिक्रिया। तो फटाक से नोट करिएगा, दो प्रकार की होंगी। और दो यहाँ पर जो है कि पहला प्राथमिक अभिक्रिया, क्या लिखेंगे, प्राथमिक प्राथमिक अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। जी हाँ, ये आपको याद रखना होगा, ये नीट में भी इस पे क्वेश्चंस बने हैं और अच्छे खासे क्वेश्चंस बन के आते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शंस, अब यहीं पे हम इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। तो हम कहेंगे वे अभिक्रिया जो एक ही चरण में पूर्ण हो जाए, मतलब कि हम लिखेंगे कि जो एक ही चरण में पूर्ण हो जाए, हम लिख देंगे जो एक ही चरण में पूर्ण हो जाए। एक ही चरण में जो पूर्ण हो जाए ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं प्राथमिक अभिक्रिया, अर्थात इसको बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। अब इसका उदाहरण यदि अगर हम लिखें तो हम बहुत पहले से ही उदाहरण लेते हुए आ रहे हैं। H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। देखिए, ये एक ही स्टेप में एक ही चरण में क्या हो गया, पूर्ण हो गया। और एक ही चरण में पूर्ण होने वाली अभिक्रिया को हम बोलते हैं प्राथमिक अभिक्रिया। दूसरा, फटाफट देखते चलेंगे, ये सब चीजों को समझना है और ये सब चीजें आप पढ़ भी रखे हैं। तो दूसरा जो है हमारा क्या है, जटिल अभिक्रिया। क्या है, जटिल अभिक्रिया। जटिल अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, अब इसको समझना फटाफट, हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान रखिएगा, उन बातों पे ध्यान दीजिए। हम कहें कि वह अभिक्रिया जो एक से अधिक चरणों में पूर्ण होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जटिल अभिक्रिया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, एक लाइन में लिख देंगे, वे अभिक्रिया जो एक से अधिक चरणों में पूर्ण होती हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाती है, जटिल अभिक्रिया कहलाती है। अभी कैसे पूर्ण होगी, जैसे मान लो कि A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। और अगर हम बात करें यहां पर इसका फाइनल अगर हम लिखें तो फाइनल लिख देंगे कि A प्लस बी इज इक्वल टू, सॉरी, A प्लस बी, और यहां पर जो बन रहा है E प्लस एफ। इसका मतलब ये है कि बीच का स्टेप गायब है और बीच का स्टेप ये बता रहा है कि ये अभिक्रिया एक सिंगल स्टेप में पूर्ण नहीं होगी, अर्थात ये अभिक्रिया को पूर्ण होने में कई चरण चले होंगे। हो सकता है कि स्लो स्टेप रहा हो, मॉडरेट स्टेप रहा हो, या उसमें फास्ट स्टेप रहा हो। जो भी यहाँ पर घटना घटित होगी वो एक चरण में तो होगी नहीं, अर्थात ऐसी अभिक्रिया जो एक से अधिक चरणों में चलती है उसे हम बोलते हैं जटिल अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, जटिल अभिक्रिया। अब इस क्रिया विधि के आधार पर दो चार और जो मुख्य कैरेक्टर है, मुख्य बातें हैं, उनको ध्यान रखना है। जैसे हेड डालिएगा आणविकता, आणविकता इंग्लिश में बोलता है उसको मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी, आणविकता। ठीक है, अब आणविकता क्या होती है समझिएगा। हम बोलेंगे किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या है, उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। हम लिखेंगे यहां पर
किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या आणविकता कहलाती है। फटाफट याद रखिएगा, हमने क्या बोला है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या उस रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी, आणविकता कहलाती है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर एक नोट पॉइंट लिखेंगे, नोट पॉइंट, आणविकता सिर्फ, आपको पता है आणविकता सिर्फ प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए लिखी जाती है, सॉरी प्राथमिक, आणविकता सिर्फ प्राथमिक अभिक्रिया, प्राथमिक अभिक्रिया की लिखी जाती है। मतलब कि जटिल अभिक्रिया की आणविकता लिखना आसान नहीं है, इसलिए हमने कहा कि आणविकता को समझने के लिए हमने कहा किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या उस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कहलाएगी। ठीक बात यहां पर। दूसरी बात कि क्या सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए हम आणविकता लिख सकते हैं, तो नहीं बाबू, हम लोग लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक अभिक्रिया के लिए, जो एक चरण में पूर्ण हो जाए, अर्थात वो बताए कि कितना अभिकारक की संख्या लिया गया, वो क्लियर एक्सप्लेनेशन दे, तो वहां पर हम बात करते हैं आणविकता की। लेकिन अगर जटिल अभिक्रिया हो तो आणविकता की बात नहीं हो पाती। याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं फटाक से। एग्जांपल में जैसे हमने लिया H2 प्लस I2, ये मेरा प्राथमिक अभिक्रिया हमने लिया है, और लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2HI, क्या हो जाएगा 2HI। जब यहां पर बात करते हैं H2 प्लस I2 गिव्स 2HI की, तो यहां पर आणविकता जब लिखेंगे मॉलिक्यूलरिटी, तो यहां पर एक, ये एक क्या हो जाएगा 2, तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई 2। तो ऐसे किसी भी प्राथमिक अभिक्रिया की आणविकता लिखना बेहद आसान हो जाता है, बस हमको अभिकारकों की संख्या को ध्यान रखना है। यदि अभिकारकों की संख्या आपने देख लिया तो आप उसकी आणविकता आसानी से लिख लोगे भाई साहब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एक लाइन आप लिख दे रहे हैं, जटिल अभिक्रिया की आणविकता नहीं लिखी जा सकती। तो नोट पॉइंट का दूसरा पॉइंट क्या है कि जटिल अभिक्रिया की आणविकता नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, जिन बच्चों को प्रॉपर नोट्स चाहिए वो व्हाट्सएप पर जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करें, सीधे आए व्हाट्सएप पे, डायरेक्टली हमसे बात करें और वो नोट्स अपना परचेज कर लें, ताकि फटाक से जो ये नोट्स है वो सारे नोट्स का आपको डिजाइन करके रखा गया है। ईयर लॉन्ग का डिजाइन है नोट्स, आपका शॉर्ट नोट्स है, जो आपको चाहिए आप वहां बताइए, सारे नोट्स अवेलेबल हैं, क्लासरूम नोट्स अवेलेबल है, टॉपर नोट्स अवेलेबल है, जो चाहिए आप फटाक से बताइए, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आपके पास ये कंफ्यूजन ना रहे, परेशान ना हो आप कि मेरे पास नोट्स नहीं है। ठीक है, अब देखो आणविकता हम लिख लिए, अब रही बात लिखना क्या है, कोट, क्या लिखना है कोट, तो मोटा सा ही डालो कोट, कोट के लिए डालेंगे ऑर्डर, लिखेंगे ORDER, ऑर्डर, ऑर्डर को लिखेंगे कोट। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का कोट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो एक बात ध्यान रखो, जो अभिक्रिया का दर नियम व्यंजक हम लिख रहे थे,
अभिक्रिया के दर नियम व्यंजक के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। भाई साहब ध्यान रखिएगा, बहुत मोटी मोटी बातें हैं परंतु छोटी छोटी बातें हैं और इसको याद रखना पड़ेगा। तो हमने बोला कि रासायनिक अभिक्रिया का जो हम दर नियम व्यंजक लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं अभिक्रिया का दर नियम व्यंजक, अभिक्रिया का दर नियम व्यंजक, दर नियम व्यंजक के घातांकों का योग रासायनिक अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। हो सकता है मेरी राइटिंग आपको अच्छी ना लग रही हो, परंतु इसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल वे में जल्दी से फटाफट रिवीजन करना, वो लिख कर पढ़ाना, ये ऐसा ही हो सकता है, ये ऐसा ही है भाई। ठीक है, तो याद करिए, हमने कहा कि अभिक्रिया का दर नियम व्यंजक के घातांकों का योग उस रासायनिक अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब रही बात कि इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझें कैसे। तो जैसे हमने कहा कि मान लो ये A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B और गिव्स प्रोडक्ट है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक बात। हमने कहा कि इसका दर नियम व्यंजक लिख दो, तो दर नियम व्यंजक लिए R के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B, यही लिखोगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब रही बात किस तरह, ये तो हमने दर नियम व्यंजक लिख दिया, तो हमने कहा भी तो है दर नियम व्यंजक के घातांकों का योग कोटि कहलाता है। और ऑर्डर अगर हम बात करें ऑर्डर, तो हम कोटि की जब बात करते हैं तो ये A प्लस B इस अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी बेटा, है ना, इस अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी, ये ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रही बात। अब रही बात कि क्या कोटि किस किस अभिक्रिया के लिए लिखी जा सकती है, तो कोटि प्राथमिक अभिक्रिया की भी लिखी जा सकती है, प्राथमिक अभिक्रिया के लिए भी कोटि लिखी जा सकती है, प्राथमिक अभिक्रिया के लिए कोटि लिखी जाती है, तथा जटिल अभिक्रिया के लिए भी लिखी जाती है ना। तो कोट की जब बात भी आए, आप याद रखिएगा कि कोट जो है प्राथमिक अभिक्रिया की भी लिखी जाती है और जटिल अभिक्रिया की भी लिखी जाती है। अब देखो, अब यहां पर मोटी मोटी बातें हम करते हैं कि बहुत सारे कुछ रिएक्शंस लेके उसमें अभिक्रिया की कोटि और आणविकता देखते हैं, क्या उसमें अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, आणविकता कितनी होगी। जैसे सपोज दैट कि मेरे पास मान लो कि हम बोल रहे हैं कि यहां पर एक सिंपल सा रिएक्शन लिया जाए, और सिंपल से रिएक्शन में अगर हम कहें कि मान लो A और गिव्स B है ना, या प्रोडक्ट है, मेरे पास ये उत्पाद मिला, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिएगा, अब ये टूटा जो है, अब इसमें अगर हम कहेंगे तो इसकी संख्या 1 है, ये प्राथमिक अभिक्रिया के तौर पे हम बात करेंगे, तो इसकी आणविकता 1 और इसका कोटि यन ऑर्डर यन को क्या लिखेंगे, कोटि से, कोटि भी क्या आ गया 1। तो ऐसी अभिक्रिया को प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जबकि दूसरा यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके हम चले, तो हम बात करें 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2 है ना, अमोनिया ले लिया है, अमोनिया को ब्रेक कर दिया N2 प्लस 3H2 में। देखिएगा, जब हम बात करते हैं इस अभिक्रिया की, तो हम पहले दर नियम व्यंजक लिखेंगे, तो लिख लो फटाक से, दर नियम व्यंजक NH3 की पावर 2। हमने कहा जो दर नियम व्यंजक आप लिखे हो, दर नियम व्यंजक के घातांकों का, जो घातांकों का योग होता है या जो घातांक होते हैं,
उसी को तो कोटि कहते हैं। तो यह बराबर कितना हो जाएगा? 2 कोटि 2। अब आणविकता की बात आई तो आणविकता बराबर क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि ये प्रथम कोटि सॉरी प्राथमिक कोटि अभिक्रिया है, सॉरी प्राथमिक अभिक्रिया है। और प्राथमिक अभिक्रिया में अगर हम बात करें प्राथमिक अभिक्रिया में, तो प्राथमिक अभिक्रिया जब एक चरण में पूर्ण हो जाए तो उसकी आणविकता भी लिखी जाती है। तो आणविकता कितना हो गया? 2। कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसी अभिक्रिया को द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्वितीय, क्या बोलेंगे बाबू इसको? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया से क्या बोलेंगे? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अब सपोज दैट कि वहां पर ऑर्डर 3 आएगा, तो 3 आएगा तृतीय कोटि की अभिक्रिया, आणविकता 3 आएगी, है ना। लेकिन अगर हम बात कर लें कि कुछ हमारे पास एक टॉपिक है जिसको याद रखना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होगी? ध्यान रखिएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये जो आपको याद रखना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो अगर हम बात करें वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक इनविजिबल हो, स्पष्ट रूप से दिखाई न दे, ऐसी अभिक्रिया क्या होती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अगर हम बात करें कि जो अमोनिया है, अमोनिया की क्रिया गोल्ड और प्लेटिनम की तली, है ना, प्लेटिनम धातु की तली पर होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया। मतलब अगर हम बात करें तो जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट होना चाहिए इनविजिबल। क्या हो जाए? इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब कि स्पष्ट रूप से दिखाई न दे। जब रिएक्टेंट नहीं दिखाई देगा तो वो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया। और शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है अमोनिया। और अमोनिया बेटा, ये अमोनिया की जब क्रिया कराएंगे गोल्ड और प्लेटिनम की तली पर, तो ये अभिक्रिया जब होगा तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो तो मिलवे करेगा, लेकिन जो ये अभिक्रिया होगी इस अभिक्रिया में रिएक्टेंट इनविजिबल हो जाता है। ये जो रिएक्टेंट है क्या हो जाता है? इनविजिबल हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार इसका कोटि क्या होता है? n बराबर 0, अर्थात कोटि क्या हो जाए? 0। और शून्य कोटि की अभिक्रिया को हम ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर बोलेंगे कि अभिक्रिया क्या हो गई? शून्य कोटि की अभिक्रिया। लेकिन आणविकता तो इसकी 2 हो गई भाई, है ना, आणविकता तो 2 होगी। लेकिन ऐसी अभिक्रिया जिसका रिएक्टेंट इनविजिबल हो जाए, जैसे हम बात करते हैं अमोनिया गोल्ड और प्लेटिनम की तली पर जब अभिक्रिया होती है, तो ये अमोनिया जो रिएक्टेंट है वो इनविजिबल हो जाता है। दैट्स व्हाई इस अभिक्रिया को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इनका कोटि क्या हो जाता है? शून्य। एक और रिएक्शन है, जैसे हम बात करें कि H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2, और ये प्रकाश की उपस्थिति में करा दी जाए। जब प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं तो जो HCl बनता है वो HCl तो बनता ही है, लेकिन जो ये रिएक्टेंट है बाबू, ये रिएक्टेंट टोटली इनविजिबल हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? इनविजिबल। और जब इनविजिबल हो जाएगा तो इस केस में भी कोटि क्या होगा? शून्य। परंतु आणविकता क्या हो जाएगी? 2। आणविकता क्या हो जाएगी? 2। याद रखिएगा, बात समझ में आ रही है? मतलब कि जब रिएक्टेंट क्या हो जाए? इनविजिबल। सर अपने मन से बात बोल रहे हैं? नहीं बाबू, ये एक्सपेरिमेंटल है ना। जब हम बात करते हैं कि कोटि और आणविकता में, तो आणविकता जो है सैद्धांतिक राशि है, जबकि कोटि प्रयोगात्मक राशि है। यहाँ पर हम बात करते हैं जब कोटि की, तो ये प्रयोगों पर आधारित है, जबकि आणविकता सिद्धांतों पर आधारित है। मेरी बातें ध्यान रखिएगा, हम लिखवा नहीं रहे हैं, परंतु ये मोटी मोटी बातें हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक छोटा सा हेडिंग डालिए, जो हेडिंग हमारा साम्य स्थिरांक हमको पढ़ाना था, और वो साम्य स्थिरांक हम यहाँ पढ़ा दे रहे हैं। और साम्य स्थिरांक या साम्य नियतांक या नियतांक वैल्यू k के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। किसके बारे में बात कर रहे हैं? k। अगर k के लिए अगर हम बात करें तो k बराबर हम लिख सकते हैं, वैसे तो हम लिखते हैं वेग r इजिकल टू k, है ना। और यहाँ पर सांद्रता यही लिखते हैं, यही तो लिखते हैं। मान लो यहाँ पर जो भी जिसकी सांद्रता होगी उसको ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वेग का जो मात्रक होगा, वेग का जो मात्रक होगा, वो वेग बराबर हम लिखेंगे सांद्रता बटे या सांद्रता गुणे समय इनवर्स,
है ना। फटाफट याद रखिएगा, ये चीज आप लिख लीजिए। अब यदि आपको लिखना हो इसको ए प्लस बी, मान लो कि एक रिएक्शन के लिए यदि लिखना हो, है ना, यदि रिएक्शन के लिए कोई रिएक्शन के लिए लिख रहे हो, जैसे मान लो हम रिएक्शन एक एज्यूम कर ले रहे हैं, है ना, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, और इस रिएक्शन के लिए अगर हमको दर नियम व्यंजक लिखना हो तो हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, यही लिखेंगे। अच्छा, हमको के निकालना है तो के बराबर क्या लिख देंगे, यही तो लिखेंगे, के बराबर आर बटे कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। और आर का तो हम निकाले भी हैं, क्या लिखे, सांद्रता गुणे समय इनवर्स। अब इन सबका मात्रक जब रखेंगे तो मात्रक जो निकल के आएगा के का मोल लीटर इनवर्स, लीटर इनवर्स, है ना, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन एंड सेकेंड इनवर्स, है ना। अब देखो ये तो फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूला के आधार पर हम प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, तृतीय कोटि अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर यन जो है वो यन दर्शाता है कोटि को, किसको दर्शाता है, कोटि को। जो यन है वो क्या बताएगा, कोटि को, ऑर्डर को। अगर प्रथम कोटि अभिक्रिया है तो वहां पर 1 रख दीजिए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया है तो 2 रखिए, तृतीय कोटि अभिक्रिया है तो 3 रखिए। अब इसके द्वारा आप साम्य स्थिरांक, किसी भी कोटि की अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक आसानी से लिख सकते हैं, और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, अब फटाफट हमको और भी कुछ चीजें पढ़नी है, और वो है अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारक। फटाफट देखते हैं। अच्छा, एक और तो हमारा जो छूटा है वो है छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो आप याद रखिएगा, छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये याद रख लीजिए, कोटि की अभिक्रिया, है ना। अब इसको पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बोर्ड पूछ देगा तो आप कहोगे सर रिवाइज नहीं कराए थे आप। इसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हिंदी बोलते हैं छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगर हम बात करें कि छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया की, तो यहां पर हम बोलेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो जबकि आणविकता 2 आए, तो ऐसी कोटि की अभिक्रिया को हम बोलते हैं छदम कोटि की अभिक्रिया। और छदम कोटि की अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल देके हम समझा देंगे, उतने ही से आप समझ जाओगे। जैसे हम बात करें कि कहीं भी आपको लिखा जाए CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये एस्टर हो गया, क्या हो गया, एस्टर। और एस्टर की क्रिया जल से करा दी जाए, जल से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा, वो हम छोड़ देंगे, प्रोडक्ट की हमको बात नहीं करनी है। आपको यहाँ लिखना है, अगर मान लो कि इस अभिक्रिया का अगर कोटि लिखना हो तो आप यही तो लिखोगे, R इज इक्वल टू दर नियम व्यंजक के, और यहाँ पर लिखोगे CH3 C डबल बॉन्ड O एंड C2H5, है ना, इसकी पावर 1, और साथ में आप लिखोगे H2। जहां जल होता है उस जल का कोटि शून्य माना जाता है, और इस प्रकार इस रिएक्शन की जो ऐसी रिएक्शन दिखे उसकी कोटि क्या हो जाएगी, 1। जबकि आणविकता कितनी हो जाएगी, 2। तो हम बोले हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो और आणविकता क्या हो जाए, 2 हो जाए, ऐसी अभिक्रिया को हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। याद रखिएगा, ये सब चीजें बहुत जरूरी है, फटाफट इन सब चीजों को बस दिमाग में याद रखिए। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फटाक से डालिए, अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। और इसमें फटाफट हम लिखेंगे, हालांकि एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं, आपको याद है
और हम बस एक बार रिवाइज कर देंगे कि कौन कौन से कारक जो हैं अभिकारक जो अभिक्रिया की वेग को प्रभावित कर सकते हैं। पहला है अभिकारकों की सांद्रता। पहला जो हम लिखेंगे अभिकारकों कारकों की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। दूसरा हम लिखेंगे अभिकारक और उत्पाद की प्रकृति। अभिकारक और उत्पाद की प्रकृति। तीसरा ताप। चौथा उत्प्रेरक। याद रखिएगा, सब लिख दे रहे हैं हम, उत्प्रेरक। पांचवा फटाफट याद रखिएगा, पांचवा पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, क्या बोलते हैं इसको, सरफेस एरिया। सातवां माध्यम की प्रकृति। माध्यम की प्रकृति। एंड आठवां विकिरण प्रभाव। पांच छ सॉरी सातवां है ना ये, सातवां विकिरण प्रभाव। क्या लिखेंगे, विकिरण प्रभाव। ये सब जो है किसी भी अभिक्रिया जो वेग है, वेग को प्रभावित करने वाले कारक है। पहला अभिकारक की सांद्रता, याद रखिएगा अभिकारक की सांद्रता। अभिकारकों और उत्पाद की प्रकृति, ताप, उत्प्रेरक, पृष्ठीय क्षेत्रफल, माध्यम की प्रकृति एंड विकिरण प्रभाव। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, जरूरी है इन सब चीजों को याद रखना, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमको बात करना है समाकलित वेग समीकरण को। हालांकि समाकलित वेग समीकरण पूछा तो जाता है, इसको समझिएगा फटाफट। हम बात करते हैं समाकलित वेग समीकरण की। और समाकलित वेग समीकरण को समझना बहुत ही आसान है। एक हम समझा देंगे, बाकी आप सारा वैसे ही करते जाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया की। इसकी बात कर ले, शून्य कोटि अभिक्रिया की। शून्य कोटि अभिक्रिया की। अब आगे आप लिख लेना शून्य कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण। अब समाकलित वेग समीकरण हमको देना है, और समाकलित वेग समीकरण को देने के लिए सबसे पहले हमको ए और गिब्स प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, है ना। हमको रिएक्शन चाहिए ना, और रिएक्शन चाहिए तो शून्य कोटि की अभिक्रिया मान लेते हैं हम इसको, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। और शून्य कोटि अभिक्रिया का हम रेट ऑफ रिएक्शंस लिखेंगे। क्या लिख लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस। तो हम यहाँ पर बात करेंगे आर ओ आर। जब आर ओ आर लिखेंगे तो आर इज इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका दूसरा हम बात करें कि हम दूसरा दर नियम व्यंजक की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दर नियम व्यंजक। और R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर शून्य। भाई साहब शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो लिखेंगे और लिखना पड़ेगा। अब हम कह रहे हैं कि इसको समीकरण 2 बोल दो और दोनों को क्या करो, बराबर कर दो। जब बराबर करोगे तो ये हो जाएंगे माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, के ए नॉट, है ना। अब देखो जो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए शून्य है सांद्रता, उसको छोड़ दो, तो छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा के, और ये डी टी को उधर ले जाओ तो हो जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी। कोई दिक्कत नहीं है, के इंटू डी टी। अच्छा दोनों तरफ समाकलन कर दो, क्योंकि समाकलित वेग समीकरण चाहिए, तो समाकलित वेग समीकरण के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। अब दोनों समाकलन माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर के, अब के कांस्टेंट है इसको बाहर कर देंगे इंटू डी टी। कोई दिक्कत है नहीं, इसमें आसान सी बात है। अब यहाँ पर देखना, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू, ये तो बाहर है
और के इंटू टी प्लस, जब इंटीग्रेशन का साइन हटता है तो एक छाप छोड़ के जाता है और उसको बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं? सी, समाकलन नियतांक। तो ये यहाँ पर जो आपका प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ समाकलित वेग, या हम बोले समाकलित समीकरण, शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित समीकरण। लेकिन अगर हम इसको फर्दर आगे बढ़ाएं तो शून्य कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, इसको ज्ञात करेंगे यहीं से। और सी को ज्ञात करने के लिए अभिक्रिया के प्रारंभ में चलेंगे, तो बची हुई सांद्रता बराबर क्या हो जाएगी? प्रारंभिक सांद्रता के। किसकी हो जाएगी? प्रारंभिक सांद्रता। बची हुई सांद्रता किसके बराबर हो जाएगी? प्रारंभिक सांद्रता। तो ये हम आपको लिख के बता रहे हैं, इसको हम क्या लिखेंगे? प्रारंभिक सांद्रता। और ये क्या हो गई? बची हुई सांद्रता, है ना। तो बची हुई सांद्रता, अब ये बात इसको मान लो कि इस समीकरण को तीसरा समीकरण बोल देते, ये बातें सब इसमें डाल दो। तो जैसे ही डालेंगे तो ये हो जाएगा कि ए की जगह क्या हो जाएगा? माइनस ए नॉट बराबर के इंटू टी। अच्छा, ये टी बराबर शून्य पे बात चल रही है, टी बराबर शून्य पे, तो टी बराबर शून्य मल्टीप्लाई विथ जीरो, और सी तो सी रह ही जाएगा। अब यहां पर जब कैलकुलेट करोगे तो सी बराबर आ जाएगा माइनस ए नॉट, है ना। अब इसको समीकरण 4 बोल दो। अब यहां पर कह सकते हैं कि समीकरण 3 में समीकरण 4 को रखने पर, है ना। और जैसे ही यहां पर हम रखेंगे हमारे पास समय प्राप्त हो जाएगा। और समय कितना प्राप्त होगा तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, टी इज इक्वल टू प्रारंभिक सांद्रता माइनस बची हुई सांद्रता बटे के क्या है? नियतांक, साम्य नियतांक या दर नियतांक। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये तो टी हो गया। अच्छा, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु आपको ज्ञात करना हो तो अर्ध आयु का मतलब कि आधा भाग पूरा हो जाए। आधा भाग पूरा हो जाए मतलब कि टी बराबर शून्य पे सांद्रता तो ए रही होगी, है ना। अगर यहां पर टी बराबर हाफ पे अगर बात करते हैं तो ए बराबर हो जाएगी, जो सांद्रता है वो क्या हो जाएगी? प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाएगी, है ना। प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाएगी। दैट्स वाई हम बात करते हैं टी हाफ की, तो ये प्राप्त होगा प्रारंभिक सांद्रता बटे 2 के। आप इसको कैलकुलेट कर दोगे। क्यों? कैसे? तो ये जो बात है इस बात को इस समीकरण में डालकर, इस समीकरण में डालकर, और जैसे ही ये बात यहाँ पर रखोगे आपको प्राप्त होते हुए प्राप्त होगा। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, नोट पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया की बट अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है। कोई फटाफट देखिए, है ना। अब देखो, अगर हम बात करते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कैसे लिखेंगे, तो प्रथम कोटि, सेम वही चीज लिखना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण हम डायरेक्ट फॉर्मूले की तरफ लिख देते हैं। और फॉर्मूला जो यहाँ पे प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा, यहाँ पर जो समाकलित वेग समीकरण होगा वो प्राप्त होगा माइनस माइनस लॉग बेस टू पावर ए, है ना, बेस टू पावर ई का ए बराबर के इंटू टी प्लस सी। सर ये तो मान लो समाकलित वेग समीकरण हो गया, ठीक, चलो अच्छी बात है, आप तो समझे इस बात को। लेकिन इस अभिक्रिया का पूर्ण होने में कितना समय लगेगा वो कैसे ज्ञात होगा? तो T इज इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग बेस टू पावर 10 प्रारंभिक सांद्रता अपान बची हुई सांद्रता। आप रख दीजिएगा तो यहाँ पर इस अभिक्रिया का पूर्ण होने में कितना समय लगेगा ये प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अगर कोई दिक्कत है तो बताइए फटाफट, हम सब चीजों का कंक्लूजन कर देंगे, एक एक चीज कंक्लूड किया जाएगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझ में आ रही है सब चीजें। देखो इन सब का नोट्स आपको मिल जाएगा, आप बस व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिएगा, सारे ये नोट्स आपको उठा के मिल जाएंगे, बशर्ते आपको थोड़ा सा इसका। ठीक, अब देखिएगा इस अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कितना होगा? अर्ध आयु
टी हाफ इज इक्वल टू 0.693, क्या लिखेंगे, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपान के। अर्थात यहां पर एक बात समझ में आ रही है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसी भी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। अब इसको आप ज्ञात कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फटाफट एक और दो टॉपिक है जो हम देख लें, और वो है संघट्ट, कोलिजन, है ना, रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। तो फटाफट लिख लो, रासायनिक अभिक्रिया का हेड डालिए, रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत, संघट्ट सिद्धांत, है ना, रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। हम फटाफट बोलेंगे, देखना। इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारकों के अणुओं को ठोस गोला माना जाता है। क्या मान लेंगे, ठोस गोला। और अभिकारकों के अणुओं को यदि ठोस गोला मान लेंगे तो ठोस गोला मानते ही इन गोलों को परस्पर संघट्ट के कारण अभिक्रिया स्टार्ट होगी और इस संघट्ट से उत्पाद बनेगा। और इसका बात किया गया था 1916 से लेकर 1918 ईस्वी में मैक्स टॉर्च तथा विलियम लुइस ने संघट्टवाद का सिद्धांत दिया था। तो यहां पर हम लिखना चाहें तो पूरी बातों को लिख सकते हैं कि संघट्टवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो 1916 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक मैक्स टॉर्च एंड विलियम लुइस ने संघट्टवाद का सिद्धांत दिया था। संघट्टवाद का सिद्धांत दिया, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्रियाशील जो स्पीसीज होंगे वो संघट्ट द्वारा प्रभावित होंगे और प्रभावित होकर संघट्ट से जो है प्रोडक्ट बनेगा। और इस सिद्धांत को, कोलिजन को, संघट्ट को हमारे दो वैज्ञानिक ने मिलकर दिया। एक का नाम था मैक्स टॉर्च और दूसरा विलियम लुइस ने, है ना। अब यहां पर बात करते हैं, एक छोटा सा और टॉपिक है जो बार बार आपके बोर्ड में पूछा जाता है, वो है सक्रण ऊर्जा। क्या है, सक्रण ऊर्जा। हालांकि टॉपिक तो बहुत सारे बेटा, पर जल्दी जल्दी में कंप्लीट किया जा रहा है। और समय जो हमने बोला है 75 स्मार्ट चैलेंज, तो ये 75 स्मार्ट चैलेंज ही है कि जो कि एक एक चीज को कंप्लीट किया जा रहा है और कंप्लीट करने के साथ साथ यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया जा रहा है। तो ये सक्रिय ऊर्जा को बोलते हैं एक्टिवेशनल एनर्जी, एक्टिवेशनल एनर्जी। अब जो एक्टिवेशनल एनर्जी है वो क्या होती है, बात करते हैं सक्रिय ऊर्जा की। तो हम कहते हैं वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो किसी अभिक्रिया या अभिकारकों के अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए उत्तरदायी हो, ऐसी ऊर्जा को, वह न्यूनतम ऊर्जा, ऐसी न्यूनतम ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। समझिएगा, हम मान लो बात कर रहे हैं कि A प्लस बी, है ना, और ये A प्लस बी जो है रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इनको एक छोटी सी न्यूनतम ऊर्जा या कहीं से भी कितनी भी छोटी सी ऊर्जा या तनिक सी ऊर्जा या अधिक सी ऊर्जा, जो ये न्यूनतम ऊर्जा दी जा रही है, हम न्यूनतम ऊर्जा की बात कर रहे हैं। हालांकि मेरे पास पोटेंशियल है, परंतु रिएक्शन कराने के लिए कुछ थोड़ी सी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, जो माचिस की तिल्ली के बराबर होती है, सवाल आग लगाना, है ना। तो उसमें हम बात करते हैं वो जो एडिशनल एक्टिवेशनल, या हम बोले कि बाहर से दी गई न्यूनतम ऊर्जा जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए उत्तरदायी होती है, ऐसी
ऊर्जा को ही एक्टिवेशनल एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख दे क्या, हम लिख रहे हैं वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा, लिखिएगा यहां पर, वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा, वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए उत्तरदायी होती हैं। ऐसी अभिक्रिया को ही सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब देखो सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी, दो परस्पर सामान्यतः अगर देखें दो सामान्य परस्पर अणुओं की टक्कर से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। और अभिक्रिया की वेग जो होती है वो सक्रियण ऊर्जा पर निर्भर करती है, याद रखिएगा। अब एक छोटा सा आर्हेनियस समीकरण है, आर्हेनियस समीकरण आपको याद रखना है, आर्हेनियस आर्हेनियस समीकरण। अब ये जो आर्हेनियस समीकरण है इसको आपको याद रखना है, आर्हेनियस समीकरण साम्य स्थिरांक के बराबर ए ई माइनस ए बाई आर टी, जहां पर यहां पर सब कुछ आप लिख लीजिए। तो यहां ए बराबर आवृत्ति गुणांक है, ये सक्रियण ऊर्जा है, और आर रेडबर्ग कांस्टेंट है, यहां हम बात करें गैस नियतांक है, टी परम ताप है, ए जो है आवृत्ति गुणांक है, हम लिख रहे हैं पूरा पूरा लिख दिया जाए, ए बराबर आवृत्ति गुणांक है ना, ई आप जानते ही हो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ई ए जो क्या है यहां पर एक्टिवेशनल एनर्जी सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशनल एनर्जी सक्रियण ऊर्जा है ना। आर क्या है, आर है गैस नियतांक, और टी क्या है बेटा, परमता, ठीक है। इस प्रकार ये चैप्टर होता है स्वाहा। हालांकि हर एक पॉइंट को हमने कवर किया है, जो पॉइंट आपको लग रहा है कि सर कवर नहीं किए हैं और थोड़ा डाउट है उसको और भी थोड़ा पढ़ना है, आप कमेंट करिएगा। जो इसका पीवाईक्यू, इस चैप्टर का पीवाईक्यू सीरीज जो होगा उस सीरीज में वो टॉपिक को कवर किया जाएगा या कर लेंगे हम। आप बता दीजिएगा जो आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है वो पीवाईक्यू में कवर करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू रियल स्टूडेंट्स, थैंक यू रियल स्टूडेंट्स, सो थैंक यू रियल स्टूडेंट्स।